हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। और आप सब बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 2025 का प्रीलिम्स अब जस्ट 3 मंथ्स दूर है, वो भी 3 मंथ से भी कुछ टाइम कमी है। तो हम अपना यूपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमी बैच स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा आज का लेक्चर 3rd है। तो स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe the Aspirant Invincible YouTube channel, and thank you so much for everyone to be the part of this journey. The Aspirant Invincible 660 सब्सक्राइबर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको सारे के सारे PDF स्टडी मटेरियल यहाँ से मिल सकते हैं। कोई भी सजेशन आपके पास में है मेरे लिए, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर कर सकते हो, या फिर कोई पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए तो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हो। तो हम आज के लेक्चर में नेशनल इनकम अकाउंटिंग का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जहां पर हम जीडीपी और अदर वेरियस कॉन्सेप्ट समझेंगे विद इन द चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करें। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी किस तरीके से होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एनी इकोनॉमी समझने के पहले मार्केट हमारा मेन इकोनॉमिक जो फर्म्स, जो प्लेयर्स है, इकोनॉमिक प्लेयर्स हमने देखा था, फर्म है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से मार्केट काम करता है और मार्केट में पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे रन करता है और सर्कुलर फ्लो में वो मनी सर्कुलेट करती है। तो ये हाउस होल्ड है, घर, मतलब डोमेस्टिक कंजप्शन, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये मार्केट हमारा है, और ये फर्म है। तो बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी में ये चीज़ समझाई गई है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से होता है, या फिर मार्केट में पैसे कहाँ से रिवॉल्व होते हैं, रोटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हाउस होल्ड सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे फर्म को। मान लीजिए हम काम करने जाते हैं, तो आप सैलरी से काम करोगे, जॉब करोगे या फिर मजदूरी करोगे, तो कैसे ही ना कैसे आप किसी को इन्वेस्ट करोगे या फिर किसी कंपनी में, तो अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करोगे, है ना। आपके पास जो भी फैक्टर हैं आप उससे इकोनॉमिक प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हो। तो यहां पर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करोगे किसको, कंपनी को और फर्म को, जिसके लिए आपको जो कंपनी है, फर्म है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए पैसे देगी। किसके रूप में दे सकती है, आपको वेजेस दे सकती है, हमने देखा था वेजेस, या फिर अगर आपने पैसे दिए हैं तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर आपने खुद की कंपनी एस्टेब्लाइज की है तो प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर आपको रेंट मिल सकता है। तो कंपनी हाउस होल्ड्स को वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में पैसे देती है, और हाउस होल्ड और लोग कंपनी को अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं मेहनत के रूप में, कैपिटल के फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स के थ्रू। नाउ साथ ही साथ में ये कंपनियां, ये हाउस होल्ड को ऑन डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएगी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए हैं वो कहाँ से आने वाली है, कंपनी प्रोवाइड कराएंगी, मार्केट प्रोवाइड कराएगा। इसके लिए हमें मार्केट को पेमेंट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो वापस से हाउस होल्ड से फर्म के पास में क्या जाएगा, पैसे जाएंगे, तो हमें यहाँ से पेमेंट देना पड़ेगा। इसी को हम पेमेंट बोलेंगे, जो कंपनी के पास में वापस जाता है। तो इस तरीके से इनकम सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी में। तो जिस तरीके से मैं कहीं पे जॉब भी करता हूं तो मेरी डिमांड भी तो है, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज मुझे भी चाहिए, और मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज किसी और को प्रोवाइड भी करा रहा। तो मार्केट में इसी तरीके से काम चलता है। और कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट है, मार्केट के बाहर से भी आ सकती हैं, गवर्नमेंट फंडिंग हो सकती है, और कुछ पैसा सेविंग के फॉर्म में भी जा सकता है, कहीं पे रख सकता है ना, इकोनॉमी के बाहर चला गया। और एक्सपोर्ट भी हो सकता है
और इंपोर्ट का पैसा भी जा सकता है। दिस इज द फ्लो ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर इकोनॉमी। इस तरीके से मार्केट काम करता है। बेसिक फंडामेंटल क्लियर यहां से होना चाहिए। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जहां पे हमें समझना है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले हमने मार्केट समझ लिया। अब मार्केट में हमें ये देखना है कि किसी भी मार्केट में पैसा कितना रोटेट कर रहा, सर्कुलर इकोनॉमी में कितना पैसा रोटेट कर रहा, पैसा हाउस होल्ड के पास में कितना है, कंपनी के पास में पैसा कितना है, मार्केट की वैल्यू कितनी है किसी भी चीज़ की। इसलिए हमें मेथड चाहिए, उस मेथड का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक मेथड है, सिंपल, इट इज़ अ मेथड विच मेजर एंड एनालाइज ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। इस तरीके से फ्लो चार्ट में अगर आप पढ़ाई करोगे कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में एक एक कीवर्ड का ध्यान रखना रहता है। यूपीएससी आपसे कीवर्ड पूछेगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी एंड द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ये मतलब है कि एक मेथड है जहां से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इनकम कितना जनरेट हुआ ये भी देख सकते हैं, और प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है ये भी देख लिया। आल्सो इट यूजेस टू एनालाइज हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन एन इकोनॉमी। किसी भी देश में, किसी भी मार्केट में रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये काम भी हम पता कर सकते हैं अपनी नेशनल इनकम अकाउंटिंग से। ये सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर से कर लें आप लोग, और वहाँ से पीडीएफ पढ़ लें, क्योंकि आप लोग सिनॉप्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा है नहीं हमारे पास में। आप वीडियो देखो और नोट्स को साथ में रखकर पढ़ाई कर लो, इतना काफ़ी रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट, टू मेन इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अभी नेशनल इनकम अकाउंटिंग या फिर हमारे देश में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कितना पैसा जनरेट हो रहा, कितना वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, इसके दो मेजर पैरामीटर्स हैं। द फर्स्ट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी हमें इतना लेके जाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो वहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नेशनल इनकम। ठीक है, तो एक हो गया जीडीपी और एक हो गया नेशनल इनकम। दोनों में क्या फर्क है अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। सबसे पहले समझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब भी आप बात सुने मार्केट में, न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पर भी, तो आपको तुरंत माइंड में समझना है कि यहाँ पर किसी भी इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हो रहा ना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू की बात हो रही है। इट इज टोटल मार्केट वैल्यू of all final goods and services. The important word is final. All market value, total market value of all final goods and services produced within the economy in a year mostly. So that is GDP. Gross domestic production क्या है? किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर अंदर टोटल प्रोडक्शन जितना भी हुआ उसका मॉनेटरी टर्म कितना है, मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, ये है जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड है। फाइनल होना चाहिए, कंडीशन है। फाइनल का मतलब क्या है? जो रेडी टू यूज है, कंज्यूम करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है और किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड, विद इन द इकोनॉमी, मार्केट के अंदर अंदर, बाउंड्री के अंदर अंदर अगर प्रोडक्शन हुआ है, मैटर नहीं करेगा कि अमेरिकन की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, जापान की कंपनी है, लेकिन अगर इंडिया के अंदर उसने प्रोडक्शन किया तो उसका रेवेन्यू, उसका प्रोडक्शन वैल्यू इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। जीडीपी समझ में आ गया। सेकंड इज नेशनल इनकम। अभी नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम टोटल इनकम है, टोटल इनकम अर्न
बाय ऑल रेसिडेंट एंड बिजनेसेस ऑफ द कंट्री। यहाँ पर सारे के सारे लोगों की बात हो रही, किसी भी देश के लोगों के द्वारा, उनके बिजनेस के द्वारा जितना टोटल इनकम है, इट इज टोटल इनकम, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल इनकम अर्न बाय ऑल रेसिडेंट। और मैं सिंपल आपको समझाऊं, जितने भी इंडियन सिटीजन्स पैसे कमाते हैं वो नेशनल इनकम कहलाती है, चाहे वो देश के अंदर कमाए चाहे देश के बाहर। तो यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ पर बाउंड्री वॉल की लिमिटेशंस नहीं है। जीडीपी में बाउंड्री वॉल की लिमिटेशंस है, नेशनल इनकम में बाउंड्री वॉल की लिमिटेशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हैं वो पैसे कमा रहे हैं विदेश में, लेकिन इंडियन सिटीजन है, इंडियन नेशनल्स हैं, तो उनका इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा बिकॉज दे आर इंडियन सिटीजन, बट जीडीपी में वो कैलकुलेट नहीं होगा। और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल अगर हम समझें कि कोई अमेरिकन कंपनी है लेकिन वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, अमेजॉन है, एप्पल है, कोई भी है, अमेरिकन कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो जो भी वो पैसे कमाएगी वो किस में पार्टिसिपेट, वो किस में कैलकुलेट किए जाएंगे। अमेरिकन कंपनी इंडिया में उसका ऑफिस है, इंडिया में भी पैसे कमा रही है, तो इंडिया में जो पैसे कमा रही ना वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, इंडियन जीडीपी में पार्टिसिपेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, या फिर नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है तो जीडीपी का पार्ट होगा, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। सिंपल है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है जीडीपी का, और प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही है। सेकंड एग्जांपल है, कोई इंडियन कंपनी है, अगर कोई इंडियन कंपनी है जो यूएस में ऑपरेट कर रही, यूएस में ऑपरेट कर रही है इंडियन कंपनी, तो उसका जो रेवेन्यू है, अब आप सोचिए वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा उसका रेवेन्यू जितना वो यूएस में कमा रही है, या फिर इंडिया की नेशनल इनकम में। कोई भी इंडियन कंपनी जिसका मालिक उसका इंडियन सिटीजन है, उसका जो रेवेन्यू, उसका पैसा जो है वो इंडियन जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बाउंड्री इंडिया के बाहर है, यूएस में ऑपरेट कर रहा, लेकिन इंडियन नेशनल है, इसलिए वो नेशनल इनकम का पार्टिसिपेशन है, इंडियन नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा उसका इनकम, उसका रेवेन्यू। ये बेसिक एग्जाम्पल से मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। अब हमने जीडीपी समझ लिया, नेशनल इनकम समझ लिया, अब हम पहुंचे कैसे जीडीपी पर, तो जीडीपी काउंट कैसे करें और कैलकुलेट कैसे करें जीडीपी को। तो कुछ मेथड हैं जीडीपी कैलकुलेशन की, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन मेथड, वेरी फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडिशन मेथड, सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, एंड लास्ट वन इनकम मेथड। ये तीन मेथड है, इन तीन मेथड के थ्रू हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, हाउ द जीडीपी कैलकुलेटेड एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी, इस तरीके से आया था, और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं बेस ईयर में वो भी पूछा था। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, वैल्यू एडिशन मेथड। अब वैल्यू एडिशन का मेथड में हम जितनी भी कंपनी है, जितनी भी फर्म है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री है, उन्होंने जितना भी साल भर में वैल्यू एडिशन किया है उन सबको हम ऐड करेंगे। वैल्यू एडेड बाय ऑल दी फर्म्स इन द इकोनॉमी इज एडेड इन दिस मेथड। सो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझ लो। सबसे पहले वैल्यू एडिशन का मतलब है जो आउटपुट उसने क्रिएट किया उसकी वैल्यू माइनस जो उसने इनपुट यूज किया था उसकी वैल्यू को माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी बेकरी ने या फिर फैक्ट्री ने रॉ मटेरियल खरीदा था 100 रुपये का, उसका फिनिक्स्ड गुड तैयार किया 500 रुपये का बेच दिया, तो आउटपुट की वैल्यू 500 और इनपुट उसका 100, 500 माइनस 100 करेंगे तो 400, उसका वैल्यू एडिशन हो गया 400। सिंपल है, ये एग्जाम्पल क्लियर। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर यानी खर्च करना, तो मार्केट में कितना खर्च हुआ है, टोटल स्पेंडिंग कितनी हुई है मार्केट में एक स्पेसिफिक टाइम में, अगर हम उसको कैलकुलेट कर दें तो भी जीडीपी का पता लगा सकते हैं, डिमांड साइड से बताता है ये चीज, तो डेट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर 4 लोग करेंगे,
कहाँ कहाँ से एक्सपेंडिचर हो सकता है? एक हो सकता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड जो करते हैं वो कंजप्शन के लिए करते हैं, कंजप्शन के लिए किया गया खर्च। एक खर्च जो कंजप्शन के लिए किया, किसी ने भी खर्च किया कंजप्शन के लिए किया। और आई इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी पैसा मार्केट में आया एज अ इन्वेस्टमेंट आया, या फिर एज अ कंजप्शन आया, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का जो खर्च है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। लास्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। और इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा होता है, मतलब हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगाते हैं और इंडिया से बाहर चीज़ें कम बेचते हैं, तो x माइनस एम हमेशा नेगेटिव रहता है। सिंपल। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आ गया कि कंजप्शन के लिए कितना पैसा खर्च हुआ उसको ऐड करो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐड करो, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड करो, और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पैसा खर्च हुआ है उसको ऐड कर दो। यहां से हमें मिल जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी, वैल्यू एडिशन मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड, लास्ट इज इनकम मेथड, टोटल इनकम अर्न बाय ऑल द फर्म। दूसरा तरीका एक और है कि जितने लोगों ने जितना भी पैसा अर्न किया है एक साल के अंदर अंदर, जितनी भी इनकम आई है लोगों के पास में, फर्म के पास में, उतना ऐड कर दो, टोटल इनकम हो जाएगा जीडीपी का। तो अब इनकम किस तरीके से कमा सकते लोग, हमने देखा था देयर आर टोटल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो 4 ही तरीके से आपको पैसे मिलेंगे मार्केट में। या तो वेज के रूप में मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, या फिर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आपने खुद की कंपनी खोल रखी है, एंटरप्राइज खोल के रखा है, तो आप प्रॉफिट के फॉर्म में पैसे कमाओगे, या फिर रेंट के फॉर्म में पैसे कमाओगे। इनकम आप इन 4 फॉर्म में ही कमा सकते हो। यू कैन अर्न मनी एज इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, मजदूरी करोगे वेजेस, इंटरेस्ट पैसे दिए थे किसी को, प्रॉफिट आपने एंटरप्राइज किया था या फिर आपने जमीन थी, रेंट वहां से कमा सकते हो। तो देयर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी, वैल्यू एडिशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम इनकम देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर में हम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, और वैल्यू एडिशन में टोटल वैल्यू एडिशन देख रहे हैं। सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब इसके आगे बढ़ने के पहले कुछ हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल है, कोई भी सामान हमने यूज कर लिया तो जितना भी यूज करने की वजह से और टाइम पीरियड आगे बढ़ने की वजह से, टाइम की वजह से और यूज करने की वजह से उस सामान की वैल्यू में जितना रिडक्शन हुआ है उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे मैंने एक मोबाइल खरीदा, 1 साल चला लिया, उस 1 साल चलाने के बाद में उसको बेचने गया, तो मैं 10,000 का फोन खरीदा था, बेचने गया तो वो 8,000 का बिक रहा। अब वो 8,000 का क्यों है? वो टाइम के साथ में उसकी वैल्यू कम हो गई, वियर एंड टियर, ठीक है। कई बार हम खर्च करने पड़ते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। रिडक्शन इन द असेट वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर और ड्यू टू यूज इज नोन एज डेप्रिसिएशन। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी चलाया, गाड़ी को मेंटेनेंस करने के लिए पैसे खर्च कर दिए, सर्विसिंग में पैसे खर्च कर दिए, डेट आर द डेप्रिसिएशन पार्ट। और उसके टाइम को यूज करने के साथ साथ उस व्हीकल को यूज करते करते उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट यानी बीच में। अब किसके बीच में बात हो रही है यहाँ पे? इंटरमीडिएट मतलब बीच में, और बीच में यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है। तो कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी मटेरियल, कोई भी गुड्स हमने जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया है उसको हम फाइनल गुड्स की कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे जब हम जीडीपी काउंट करेंगे, बिकॉज डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि आप जब सामान बेचते हो मार्केट में तो अपना टोटल इनपुट का पैसा निकाल के ही बेचते हो। तो मान लीजिए एक फार्मर से आपने वीट खरीदा था 50 रुपये का, उस 50 रुपये से आपने बिस्किट बनाकर बेच दिए 200 रुपये के, तो जो आपका रॉ मटेरियल है वो है वीट। तो वो वीट जो 50 रुपये है और फाइनल गुड्स 200 है, 200 माइनस 50 करना पड़ेगा, तो टोटल उसका 150 ही कहलाएगा वैल्यू एडिशन।
अगर हम 50 और 200 ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा, और 50 उसमें वीट तो कैरी हो गया ना, जो पहले खरीदा था वीट, वही वीट से फ्लोर बना, वो बिस्किट बने, तो उसमें वीट को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि बिस्किट में जो हमने वैल्यू एडिशन किया है 150 रुपीज़ का, वो कैलकुलेट करेंगे जीडीपी में। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कुछ भी नहीं है, इंटरमीडिएट कंजप्शन कुछ भी नहीं है, यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने जो भी गुड्स को यूज़ किया उसे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं। सिंपल। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडीज क्या है? अब सिंपल, जो प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है और या फिर उससे सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है वो प्रोडक्ट यूज करने, वो बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल इंटेंसिव है ना, सब्सिडी PLI स्कीम है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI स्कीम है, वो सब्सिडी का पार्ट है। तो जो भी टैक्सेस और सब्सिडीज हमें गुड्स और सर्विसेज पे मिलते हैं या फिर हमें देने पड़ते हैं, उसको प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडी बोलेंगे। सेम प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस पे लगेंगे, प्रोडक्ट पे नहीं लगेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस पे। जो भी टैक्स और सब्सिडीज हम प्रोडक्शन प्रोसेस में देते हैं उसको बोलेंगे प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया है ना, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में लाइट का यूज किया है, वाटर टैक्स दिया है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दीज आर द प्रोडक्शन प्रोसेस चार्जेस। सिंपल। इन कॉन्सेप्ट को याद रखना और समझना इसलिए ज़रूरी है, आने वाले स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ें। अदर इंडिकेटर्स, अभी तक हमने जीडीपी पढ़ लिया था, अब जीडीपी के साथ साथ कुछ और इंडिकेटर आते हैं जहाँ पे हम जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सिंपल, हमें जीडीपी हमने देख लिया, अब हमें नेशनल इनकम निकालनी है। जीडीपी नेशनल इनकम नहीं है, जीडीपी से नेशनल इनकम निकालने के लिए, नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। फॉर एग्जांपल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बिकॉज जीडीपी हमने देखा था वो बाउंड्री के अंदर का प्रोडक्शन ले रही है, कैलकुलेट कर रही है पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन जो बाउंड्री के अंदर है, लेकिन कुछ देश वाले बाहर हैं, देश से बाहर हैं, उनका पैसा भी तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और कुछ लोग अमेरिकन हैं, इंडिया में पैसे कमा रहे और पैसे बाहर भेज रहे, तो उनका पैसा हमें हटाना पड़ेगा, वो हमारे देश का पैसा थोड़ी है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जहां पर हम जीडीपी में एडजस्ट करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब कितना पैसा इंडिया के अंदर विदेशों से आया और कितना पैसा इंडिया के अंदर से विदेशों में गया, डेट इज नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। यहां से मिल गया मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आराम से आपको समझना है चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आपने एक बार समझ लिया, लैंग्वेज उसकी पढ़ ली, जीडीपी और सारी चीजें नोट्स के, तो अभी आप कभी नहीं भूलोगे। देन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, अभी था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, अब आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP। जहां पर भी नेट वर्ड आए मतलब है एडजस्ट किया जा रहा है किसी चीजों से, लेन देन से, तो यहां पर है डेप्रिसिएशन से एडजस्टमेंट जीडीपी का। और डेप्रिसिएशन क्या होता हमने देख लिया, मेंटेनेंस चार्जेस। तो हमने साल भर में अपनी जीडीपी के लिए जितना भी मेंटेनेंस चार्ज दिया है और जितनी भी वैल्यू उसकी कम हुई है असेट्स की, उसको बोलेंगे हम NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी NDP को जब हम फिर से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप पहली बार सुन रहे हो, तो आपको आसानी से सुनना है, समझना है। जीडीपी मिला, जीडीपी में हमने डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर लिया तो NDP मिल गया। NDP में हमने जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड
कर लिया कि क्योंकि जो विदेशी इंडिया में रह रहे उनका पैसा हम इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी नेशनल इनकम में, और जो लोग भारतीय हैं लेकिन बाहर रह रहे उनका पैसा तो इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। इसलिए हम नेट फैक्टर इनकम से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से उसको एडजस्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां तक आना था इसलिए हमें इतना सारा समझना पड़ा। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट आप समझ लो, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां तक समझने तक, इसके आगे समझने के लिए हमें कुछ वेरियस प्राइजेस के बारे में समझना पड़ेगा। अलग अलग प्राइजेस आपको बुक में, नोट्स में या फिर मार्केट में सुनने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस सबको पता है, एमआरपी, मार्केट प्राइस जो मार्केट में है। फैक्टर प्राइस और बेस प्राइस नहीं सुना होगा, तो फैक्टर प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, सॉरी, और बेस प्राइस क्या है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो किसी भी सामान का बनाने वाला है, प्रोड्यूसर है, उसको कितना इनकम मिला है उस सामान को बनाने के बाद में। तो इनकम, इट इज अ प्योर इनकम रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। यहां पर टैक्सेस और सब्सिडीज को एक्सक्लूड किया जाता है। सिंपल है, इट एक्सक्लूडेड द टैक्सेस एंड इट एडेड द सब्सिडीज। कैसे मिलेगा हमें फैक्टर कॉस्ट? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करने से। अब तो फैक्टर कॉस्ट सिंपल समझ लो, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फैक्टर कॉस्ट देते हैं, पैसा देते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उसे फैक्टर कॉस्ट देते हैं। यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं है। अब आते हैं बेस प्राइस पर। तो फैक्टर कॉस्ट हमने पैसे दे दिए थे, हमारा जितना भी पैसा इनकम हमारे लिए जो हो रही थी, हमने कोई भी सामान बनाया उसके लिए कितना खर्च हो गया, रॉ मटेरियल वगैरह मिला के, रेंट, कैपिटल, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिला के, वो हमारा इनकम हो गया। अब हमें इस पे टैक्स देना है। कौन सा टैक्स देना? प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स देना है। हमने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, हमने पानी यूज किया, हमने प्रॉपर्टी यूज किया, उस पर जो टैक्स देंगे हम, प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो यूज किया, तो उतना टैक्स हमें देना पड़ा, तो हम वो प्लस करेंगे। और कुछ सब्सिडी हमें सरकार से मिली थी, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही थी इन केस, तो हम उसको माइनस कर देंगे और यहां हमें मिलेगा बेस प्राइस। सिंपल है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, क्योंकि ये सरकार के पास में चला गया, माइनस कर दो सब्सिडीज, सब्सिडी यहाँ पे माइनस किया तो हमें मिल गया बेस प्राइस। समझ में आ गया? फैक्टर कॉस्ट में जब हम प्रोडक्शन लेवल के टैक्सेस और सब्सिडीज को इंक्लूड करेंगे हमें बेस प्राइस मिलेगा। अब बेस प्राइस से और एक कदम आगे चले जाओ। अब आप मार्केट में बेचने आ गए सामान। अब मार्केट में जब बेचने आओगे सामान, तो सरकार आप पे फिर से टैक्स लगाएगी और सब्सिडी भी देगी, हो सकता है। टैक्स कहाँ पे लगेगा? अब गुड्स पे टैक्स लगेगा। गुड्स पे टैक्स लगेगा, जैसे आप जीएसटी लगाते हो, तो वो मार्केट प्राइस में आएगा। तो बेस प्राइस पे जब आप प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज को इंक्लूड करोगे तो हमें मिलेगा मार्केट प्राइस। तो टैक्स को हमेशा ऐड करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास में जा रहा वो, और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे हम क्योंकि वो गवर्नमेंट देती है, हमारे पास आता है। तो ये हो गया मार्केट प्राइस। सिंपल। तो तीन चीजें हमने समझी। फैक्टर कॉस्ट प्योर कॉस्ट है जो फैक्टर के लिए हमने पे किया था, फिर बेस प्राइस है हमने जो फैक्टर कॉस्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस में जो टैक्स दिया वो, फिर है मार्केट प्राइस। बेस प्राइस में और ऐड कर दिया प्रोडक्ट पे टैक्स, तो हमें मिल गया मार्केट प्राइस। अब हम समझते हैं एक्चुअल में जो नेशनल इनकम है वो है क्या। जहां यहां तक इतना हमने पढ़ लिया, हमारी मेन जो सर्च है ना नेशनल इनकम के लिए है कि व्हाट इज नेशनल इनकम। और यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो कभी ना कभी यूपीएससी ऐसा पूछ लेगी कि एक्चुअल नेशनल इनकम क्या होती है। चार ऑप्शन वहां पे रहेंगे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी वगैरह, एनएनपी क्या क्या है। तो नेशनल इनकम इज नथिंग बट एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी का दूसरा नाम है नेशनल इनकम। फाइंड कैसे कर सकते हैं?
NNP एट द फैक्टर कॉस्ट फाइंड कैसे कर सकते हैं? जब आपको NNP एट मार्केट प्राइस मिल जाएगी। अब NNP एट मार्केट प्राइस कैसे मिलेगा वो हमने देख लिया था इस वाली स्लाइड में, जहाँ पे हमने GDP समझा था, GNP समझा था और NNP हमें यहाँ तक आ गया था। इसके बाद हमें NNP मिल गया, इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाएंगे क्योंकि मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स हटाएंगे जब तो फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचेंगे, और फैक्टर कॉस्ट की NNP ही क्या कहलाती है? नेशनल इनकम कहलाती है। तो आपको 2 से 3 बार चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी आसानी से, तब अच्छे आराम से समझ में आएगा। जल्दबाजी में मत सुनना, आराम से सुनो और नोट्स बना लो और रीड भी करो साथ में कहीं से भी। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ इनकम डेट एक्रूज टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। जितनी भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पैसा देश के अंदर देते हैं उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आपके सामने है, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और NNP एट द फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स को हम गवर्नमेंट के पास जाता है इसलिए हम यहाँ पे उसको हटाएंगे, और सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देती है लोगों के पास में आता है, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सिंपल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, सब्सिडी को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे वो भी यहाँ पे लॉजिक है और नोट्स में आपको मिल जाएगा। देन अब एक और कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के बाद में, पर्सनल इनकम क्या होती है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। तो जब जो नेशनल इनकम हमारी है उस इनकम का वह पार्ट जो लोगों को मिला, हाउस होल्ड को मिला, हम उसे पर्सनल इनकम बोलेंगे। फाइंड कैसे करें नेशनल इनकम में से पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम फाइंड करने के लिए सिंपल, नेशनल इनकम में से हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हटाएंगे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट को हटाएंगे, कॉरपोरेट टैक्स को हटाएंगे और ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करेंगे। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट मतलब जो फ्री में मिला हमें चीज़, हमें कुछ देना नहीं पड़ा, वो ट्रांसफर पेमेंट। सिंपल है, पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो टोटल इनकम हमारी जब हमारे पास में वो खर्च करने के लिए अवेलेबल है। अब हमें किसी को ना टैक्स देना है, ना चैरिटी करनी है, ना दान दक्षिणा देना है, बस खर्च करने के लिए है या फिर सेविंग करने के लिए है। टोटल ठीक इनकम हाउस होल्ड हैव एट देयर डिस्पोजल, यानी खर्च करना, और सेविंग यानी हमारी मर्जी है, या तो हम उसको खर्च करेंगे या तो हम उसको बचा लेंगे। वही चीज़ हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, जहाँ पर हमने पर्सनल टैक्स पेमेंट कर लिए और नॉन टैक्स पेमेंट भी कर दिए। टैक्स पेमेंट यानी जो मैं टैक्स देना था, प्रॉपर्टीज टैक्स, इनकम टैक्स। नॉन टैक्स पेमेंट यानी दान दक्षिणा, धर्म का काम करना था, वो सब हटाने के बाद में जो पैसे बचते हैं उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम में से हमें ये सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी और हमें मिल जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप नोट्स को पढ़िए, वीडियो को साथ में देखिए, और 2 से 3 बार आप जब लिखोगे तब चीज़ें याद होंगी, और यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। नाउ द टाइप्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी 2 टाइप्स की होती है कि हमने किस ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ कैलकुलेशन। एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। सिंपल। अभी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट द करंट ईयर मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे तो जीडीपी निकालते ही हैं हम, लेकिन वो करंट ईयर प्राइस पर मतलब 2024-25 के मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या है? बेस ईयर प्राइसेस, मतलब पुराना कंपैरिजन के लिए हमने कोई भी मान के रखा है 2011-12 है फॉर एग्जांपल, 2011-12 की मार्केट प्राइस के कंपेयर में हम जीडीपी को देखेंगे एक बार, तो हम देख सकते हैं, उसे बोलेंगे हम रियल जीडीपी। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, एक्चुअल पिक्चर सामने आ पाए हमारे पास में ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ देश में हमें पता चल जाए। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 2000 ईयर में, इन द ईयर ऑफ 2000 एक कंपनी ने 100 ब्रेड बनाए जिसकी एक ब्रेड की कीमत 10 रुपये थी, तो इसकी जीडीपी कितना हो जाएगा? 10 × 100, 1000 रुपये कमाए। अब आ जाओ 2001 में, इसी कंपनी ने
100 ब्रेड बनाए थे, अब इसने बनाए हैं 110 ब्रेड, 110 ब्रेड बनाए, जिसकी कीमत 20 रुपये हो गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई, सीधा डबल रेट हो गया। तो इसकी नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगी? नॉमिनल यानी मार्केट प्राइस पर करंट ईयर प्राइस 20 माइनस 110 क्या हो जाएगा? 2200, 2200। कितनी बड़ी रकम लग रही, यहां से ही इतना जंप आ गया सॉरी 1000 से 2200। तो नॉमिनल जीडीपी देख रहे हैं आप, डबल से भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया था। तो देखने में तो लग रहा जीडीपी बहुत बड़ी हो गई है, इकोनॉमी बहुत शानदार तरीके से ग्रो की है, मोर देन 100% इंक्रीजमेंट। बट रियल जीडीपी देखो, रियल जीडीपी कहती है कि हम प्रोडक्शन क्वांटिटी लेंगे इसी साल की, लेकिन उसकी प्राइस लेंगे पुराना। सॉरी, तो क्वांटिटी है 110 ब्रेड और इसकी प्राइस है 10 रुपये। तो रियल जीडीपी क्या हो गई? 10 मल्टीप्लाई 110, 1100। ये एक्चुअल पिक्चर है तो जीडीपी ग्रोथ कहां से कहां पहुंची है? 1000 से 1100 ओनली, 10% इंक्रीमेंट हुआ है। और ये तो कुछ और ही बता रहा था। क्यों बता रहा था? इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया था। इसलिए हम नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के दो कॉन्सेप्ट पे जीडीपी को मेजर करते हैं। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई क्या होती है? जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता? नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी के साथ में कंपेयर कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाएगा। क्लियर? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कंपेयर कर लो, यहां पे किया था तो हमारी रियल जीडीपी 1100 है, नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 2200। 20 से 20 मतलब 200। तो जीडीपी डिफ्लेटर 200 है, इसका मतलब समझ में आ रहा कितना तेजी से महंगाई बढ़ी। सेम एक कॉन्सेप्ट और है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते? गुड्स एंड सर्विसेज जो कंजप्शन के लिए कंज्यूमर परचेज करते हैं, उसका एक फिक्स बास्केट हमने बना लिया और उसके कॉस्ट को कंपेयर कर लिया। उसका कॉस्ट आज के साल कितना है, आज के मार्केट प्राइस में, और उसका कॉस्ट बेस ईयर प्राइस पे कितना था। तो यहां से हमें रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में पता चलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। थर्ड वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, जो हमें होलसेल के बारे में बताएगा। प्रोड्यूसर को इन्फ्लेशन कितना लग रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स हैं, सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जो हमारा PTP 2025 प्रोग्राम चल रहा, प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां से आप देख सकते हो। होलसेल प्राइस इंडेक्स मंथली आता है, और कौन निकालता है ये? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रीज, ये भी मंथली आता है। और 4 प्रकार के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं, 3 निकालता है लेबर ब्यूरो, एक लास्ट निकालता है मॉस्पी, वो हम देख लेंगे किसी और लेक्चर में। नाउ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए एक इंडेक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहां पर 8 कोर इंडस्ट्रीज पर फोकस किया जाता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज जो सेक्टर वाइज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है यहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है 78% के अराउंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन है। माइनिंग इंडस्ट्रीज का ओनली 15%, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से जो एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ 8% का कंट्रीब्यूशन है इन द जीडीपी। इसी के वेटेज का 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में इसका वेटेज लिया गया है। पब्लिश कौन करता है? नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आता है, मॉस्पी, हर महीने होता है। इंडेक्स ऑफ
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP इसको बोलते हैं, हर महीने आता है, NSO निकालता है, बेस ईयर इसका 2011-12 है। सिंपल, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, इनके वेटेजेस आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जीडीपी और वेलफेयर की बात करें, या फिर जीडीपी की लिमिटेशंस क्या है। क्या जीडीपी फाइंड करने से हम किसी देश के बारे में कह सकते हैं अच्छे से कि वहाँ के देश बहुत अच्छे हैं, वहाँ का लोग बहुत अच्छा है, या फिर वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। किसी भी देश में बहुत शानदार जीडीपी ग्रोथ हुई है तो क्या हम कह सकते हैं उस देश के लोगों की ज़िंदगी बहुत शानदार तरीके से इम्प्रूव हुई है? ऐसा नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन इसकी सही है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो टेंजिबल है। जो नॉन टेंजिबल है, इनटेंजिबल चीज़ें हैं, हैप्पीनेस है, जैसे सेटिस्फैक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस है जीडीपी का। साथ में इनइक्वालिटी पे फोकस नहीं करता, पॉवर्टी है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, ये जीडीपी नहीं बताएगा। इसकी लिमिटेशंस कौन, और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं, जो जिस देश में चैरिटी ज़्यादा होती है, इंडिया हो गया, दान दक्षिणा होती है, वहाँ पे जीडीपी का तो पार्ट नहीं है ये सारी चीज़ें। या फिर घर में हमारी मम्मी या फिर और भी लोग डोमेस्टिक वर्क करते हैं, तो वो तो जीडीपी का पार्ट नहीं है, और इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट भी नहीं है। तो वेस्टर्न नोशन, वेस्टर्न कल्चर की डेफिनेशन जो जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो आपकी घर वाले के लोग, जो आप घर में काम करते हो, अच्छा काम करते हो, समाज सेवा वाला काम करते हो, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। और एक्सटर्नैलिटीज़, फॉर एग्जांपल जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कई जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, कई जगह नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा खतरनाक है, वो तो देखते नहीं है। जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, आप जब प्रोडक्शन करोगे, फैक्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे, तो हमारा यहाँ पर ध्यान नहीं है। ये लिमिटेशन है जीडीपी कैलकुलेशन की और वेलफेयर की। अब कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स लोगों ने बताए हैं, इतनी सारी कमियाँ जीडीपी कैलकुलेशन में निकली हैं, तो कुछ वो लोग बोलते हैं हमें ग्रीन जीडीपी को फोकस करना चाहिए। अब ग्रीन जीडीपी क्या है? ग्रीन जीडीपी मतलब सिंपल है, जीडीपी से जब हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट को इंक्लूड कर देंगे। इन्वायरमेंटल कॉस्ट, हमने जितना भी नेचर का नुकसान किया है ना, जितना भी नेचर का नुकसान हम कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपने जीडीपी में, तब एक्चुअल फिगर हमें दिखेगा, उसे ग्रीन जीडीपी बोलेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमें ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि पैसे पर। कोई इंसान कितने पैसे कमा ले, अगर वो खुश नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या वो डेवलपमेंट का पार्ट होगा? इस डिबेट पे यूएनडीपी ने डेवलप किया था अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हेल्थ पर फोकस करता है, एजुकेशन पे फोकस करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस करता है। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लिटरेसी वगैरह पे देखता है। एक और कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जो भूटान से निकला है। मतलब हमें देखना चाहिए कि इंसान कितना खुश है, लोग पैसे कमाने के साथ साथ क्या हैप्पी हैं या नहीं है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स भी जरूरी है। और लास्ट वन इज जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर यूएस का है, जहां पर ओवरऑल प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है, और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए कई और इंडिकेटर हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, करियर ग्रोथ हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, एजुकेशन, नॉलेज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, क्रिएटिविटी को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप क्यूआर को स्कैन कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टू शो योर सपोर्ट फॉर माय एफर्ट, आपको इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और मुझे फीडबैक जरूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।